हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम DSSP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, who out of the following had found out of the expected value of g or the universal gravitation constant? कि इनमें से किसने ये फाउंड किया था, किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी और द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो जो वैल्यू ऑफ जी थी, वैल्यू ऑफ जी वाज गिवन बाय वैल्यू ऑफ जी वाज गिवन बाय लॉर्ड हेनरी। इज दैट क्लियर? कि जो वैल्यू थी जी की वो किसने दी थी? वो दी थी लॉर्ड हेनरी ने। इज दैट क्लियर? तो लेट्स सी, बात करें पहला ऑप्शन की, जेसी मैक्सवेल, इनकरेक्ट। दूसरा है जोसेफ प्रिस्टली, ये भी इनकरेक्ट। हेनरी कैवेंडिश, दैट इज लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट, कि जो अमाउंट है वोल्टेज और करंट का इन एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, किसमें? इन एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करता? डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? द अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट इन एन अल्टरनेटिंग, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट इन एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर डिपेंड्स ऑन, उसमें पूछा था किस पर डिपेंड? जनरेटर डिपेंड्स ऑन, उसमें क्वेश्चन में था किस पर डिपेंड नहीं करता, तो हम बात करेंगे कि किस पर डिपेंड करता है। तो जो सबसे पहला है, ठीक है, कि जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट है इन एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ external magnetic field. Is that clear? Intensity of external magnetic field. Second आता है number of turn in armature coil. Second is number of turn in coils, भी लिखते हैं यहाँ पर armature coil, ठीक है। पहला हो गया इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है नंबर ऑफ टर्न इन आर्मेचर कॉइल। आफ्टर दैट जो थर्ड आता है दैट इज रोटेटिंग फील्ड स्पीड, दैट इज रोटेटिंग फील्ड स्पीड। अब हम ऑप्शन देखते हैं, लेट्स सी। तो जो पहला ऑप्शन है वो है एट द स्पीड एट विच द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड रोटेट। किस पर? कि जिस स्पीड पर मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, जिस गति से मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल क्या है? घूमता है। तो बात तो सही है, इस पर तो डिपेंड करता है। ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, इस पर भी डिपेंड करता है। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है, बट पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट पर डिपेंड नहीं करता। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर, कि इनमें से कौन सा बैड कंडक्टर है? बैड कंडक्टर मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ? जो बात हो रही है वो हो रही है इंसुलेटर की। किसकी? इंसुलेटर की। इंसुलेटर ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स सी ऑप्शन। पूछा है कि इनमें से कौन सा बैड कंडक्टर है। तो बात करें सिल्वर की, आज भी यूल लो कि सिल्वर क्या है? कंडक्टर है, ये इंसुलेटर नहीं है, इनकरेक्ट हो गया ये तो। बैकेलाइट क्या है? दैट इज अ इंसुलेटर और क्या कह सकते हैं हम इसे? बैड कंडक्टर, दैट इज बैड कंडक्टर। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा है जो किसका एग्जांपल है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तो पहला है ड्यूरिंग स्विमिंग, कि स्विमिंग के टाइम पे वी पुश द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, की वाटर को पुश करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में,
with our hands and feet to move in forward direction. ठीक है, कि तैराकी के दौरान हम आगे की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने हाथों और पैरों से पानी को पीछे की दिशा में धकेलते हैं। ये कौन सा है? दैट इज द न्यूटन। पूछा है कि न्यूटन सेकेंड लॉ पूछा, तो ये दैट इज अ न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ का ये क्या है? एग्जाम्पल है कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक एक्शन का क्या हुआ? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है अ पर्सन गेट हर्ट व्हेन ही फॉल ऑन अ सीमेंट फ्लोर, कि सीमेंट के फर्श पर गिरने से व्यक्ति को चोट लग जाती है। ये कौन सा लॉ का एग्जाम्पल है? ये है सेकेंड लॉ, दैट इज second law. Let's see third option. When bus stop, passengers standing in the bus fall in the forward direction. कि जब बस रुकती है तो बस में खड़े यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। ये कौन सा लॉ है? ये फर्स्ट लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। लास्ट जो ऑप्शन है वो है व्हेन अ पर्सन जंप आउट ऑफ अ बोट द बोट्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, कि जब कोई व्यक्ति नाव से बाहर कूदता है तो जो बोट है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये भी कैसा हुआ? ये भी किसका एग्जांपल है? न्यूटन थर्ड लॉ का। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड। इज दैट क्लियर? क्योंकि पूछा था कौन सा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड, कि इनमें से किस पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है? तो जो फ्रिक्शनल फोर्स वो स्मूथनेस और रफनेस पे भी डिपेंड करता है और नॉर्मल रिएक्शन पे भी। तो लेट्स सी ऑप्शन, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ये भी सही है, नॉर्मल रिएक्शन ये भी सही है। तो नाइदर 1 और 2, ना तो पहला सही है ना दूसरा, ये तो गया इनकरेक्ट। बोथ 1 एंड 2, तो जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों ही सही है, तो उस केस में जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉनकेव मिरर नॉट यूज, कि इनमें से किसमें हम कॉनकेव मिरर को यूज नहीं करते हैं? कॉनकेव मिरर मतलब किसकी बात हो रही है? कन्वर्जिंग। ठीक है, ये बताना है कि इनमें से किसमें हम कॉनकेव मिरर को यूज नहीं करते। कॉनकेव मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर। तो जो इसमें इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? विल बी लार्जर साइज। ठीक है, इमेज फॉर्म विल बी, image form will be larger size। ठीक है, इमेज फॉर्म विल बी लार्जर साइज। अगर बात करें साइड मिरर फॉर ट्रक्स, तो जो साइड मिरर्स फॉर ट्रक्स है इसमें हम कॉनकेव मिरर यूज नहीं करते। तो जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि जो कन्वर्जिंग मिरर है वो उसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो लार्जर साइज की होती है। जैसे सेकंड ऑप्शन है डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं? वो कॉनकेव करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या दिखती है? जो टीथ है उसकी जो इमेज है वो लार्ज देखनी होती है। लार्जर मिरर टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, और टॉर्चेस वगैरह में भी कौन सा यूज होता है? कॉनकेव मिरर। बट साइड मिरर फॉर ट्रक्स में कॉनकेव यूज नहीं होता है। जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सा पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वेयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज डिक्रीजिंग, जहां पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी कि घट रहा है। तो लेट्स सी, जो पहले में तो रेट ऑफ पोजीशन नहीं इंक्रीज हो रहा, बी ऑप्शन में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, तो बचा कौन सा? डी ऑप्शन। और इसी में क्या है? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है एक बुलेट ऑफ मास 0.05 kg, एक बुलेट का जो मास है वो है 0.05 kg, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, कितनी वेलोसिटी से? 120 मीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ द गन इज 4 kg, तो व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, की गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी? ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस इस बार वैल्यू चेंज है। ये हमने पहले भी सॉल्व किया था। तो इस क्वेश्चन में एज वी ऑल नो कि जो मोमेंटम होता है होल सिस्टम का वो क्या है? दैट विल बी conserve momentum of whole system will be conserve। ठीक है, momentum of whole system will be conserve। so momentum of bullet is equal to momentum of
गन, ठीक है। मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, इज दैट क्लियर? तो अब बात करें अगर मास कितना गिवन है, ठीक है, बुलेट का 0.05 kg, वेलोसिटी इनटू दैट इज 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मास ऑफ द गन दैट इज 4 kg। अब क्या निकालनी है, रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है गन की, उसे हम लेट कर लेते हैं x, ठीक है। अगर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज 6 kg, 6 kg मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा 6 kg मीटर पर सेकेंड, दैट इज 4 kg इंटू x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो 6 है दैट इज 6 अपॉन 4, 6 kg, 4 kg और दैट इज मीटर पर सेकेंड। ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ये आ जाएगा x की वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो लेट्स सी, पहला है 1.0 इनकरेक्ट, दूसरा है 1.25 इनकरेक्ट, 1.75 इनकरेक्ट, 1.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर नोन एज। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को हम किसे कहते हैं, जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ और प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर, तो उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है कि मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, की जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ साथ बेस से भी रिएक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर, और उसी को हम कहते हैं दैट इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उसी को कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन भी देख लेते हैं। मेटल ऑक्साइड विच डू नॉट रिएक्ट विद बेस, की मेटल ऑक्साइड जो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो अभी देखा था मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, वो ही क्या होता है जो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और वाटर, तो दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट ओनली एसिड, कि सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है मेटल ऑक्साइड ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और ना ही बेस के साथ और प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और वाटर, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल सोर्स कैन बी हार्नेस्ड ऑल द टाइम, की इनमें से कौन से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिसे हम हर टाइम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात करेंगे किसकी, सोलर एनर्जी की। तो एज वी ऑल नो कि जो सोलर एनर्जी है उसे हम सिर्फ डे टाइम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बात करें सेकेंड ऑप्शन की, विंड एनर्जी की, तो विंड एनर्जी इज अवेलेबल, विंड एनर्जी इज अवेलेबल बट कब, व्हेन द विंड इज ब्लोइंग। तो ये भी इनकरेक्ट है। पूछा है कि हम ऑल द टाइम मतलब किसे सारे समय में यूज कर सकते हैं। बची क्या, जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी इज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कैन बी हार्नेस्ड ऑल द टाइम। तो जो थर्ड ऑप्शन हो गया दैट इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट कोड। लेट्स सी, पहला है ओनली टू, ओनली टू तो नहीं है, ओनली 2 and 3 ये भी नहीं है, ओनली 1 भी नहीं है, ओनली थर्ड। तो जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हीकल्स ट्रैवल इन अ सर्कुलर मोशन, की एक व्हीकल है जो ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर मोशन में, सपोज, ठीक है, दैट इज अ व्हीकल जो एक सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल, जो व्हीकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो किसके इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल। तो सपोज एग्जाम्पल, अगर ये व्हीकल यहाँ से यहाँ तक चला और ये क्या है, इतना है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, और दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्टेंस ज्यादा होगी या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, तो डिस्टेंस ज्यादा होगी। क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो इक्वल तो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन यही था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल, दैट इज इनकरेक्ट। दूसरा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल विल ऑलवेज बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल, कि जो डिस्टेंस कवर्ड हो रही है व्हीकल्स के थ्रू वो क्या है, कम होगी, किससे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तीसरा है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो डिस्टेंस कवर्ड ऑफ द व्हीकल भी जीरो होगी, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल, की जो डिस्टेंस कवर्ड हो रही है व्हीकल के थ्रू वो हमेशा ज्यादा होगी, किससे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल से। तो जो फोर्थ ऑप्शन हो गया दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन जनरली यूज सीरीज कनेक्शन, कि इनमें से कौन सा कनेक्शन ऐसा है जिसे जनरली सीरीज कनेक्शंस में यूज किया जाता है।
तो हाउस होल्ड, तो एज वी ऑल नो कि जो हाउस होल्ड है उसमें कौन सा कनेक्शन होता है, उसमें होता है पैरेलल, तो ये तो नहीं है। स्मॉल बल्ब डेकोरेशन ऑन दीपावली, तो उसमें होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहला है चूज द करेक्ट कोड, नाइदर 1 और 2, तो इनकरेक्ट हो गया, ओनली 1 भी नहीं है, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू इन एन ऑटोमोबाइल इज 4.00 मीटर। की रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसकी, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर जिसे यूज किया जाता है फॉर रियर व्यू इन एन ऑटोमोबाइल, that is 4.00 meter, ठीक है। If a bus is situated at a distance of 6 meter from this mirror, तो बस है वो कहाँ situated है, at a distance 6 meter from this mirror, then which of the following statement is not correct, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो एक चीज आपको पता होगा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, अगर ऑप्शन देखें द मिरर इज कॉन्वेक्स, तो ये बात तो सही है। तो इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, इसमें रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका, ये गिवन है मिरर का, दैट इज 4 मीटर, ठीक है। यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लेंगे, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू दैट इज 4/2, ये आ गया 2 मीटर, कितना आ गया, दैट इज फोकल लेंथ दैट इज 2 मीटर, तो ये हो जाएगा रेडियस इज इक्वल्स टू 2f, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, डिस्टेंस गिवन है दैट इज, आपको डिस्टेंस जो गिवन है वो गिवन है 6 मीटर, डिस्टेंस जो गिवन है वो कितना है, दैट इज 6 मीटर, ठीक है। तो फ्रॉम द mirror formula, तो 1/f is equals to 1/v plus 1/u, ठीक है। 1/v is equals to 1/f minus 1/u। अगर बात करें f की, दैट इज f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज from the mirror, u क्या है, डिस्टेंस of the object from the mirror, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, निकाल लेंगे, 1/v is equals to that is 1/f is minus 1/u, तो that is 1/2 minus 1/6, ये आ जाएगा 1/v is equals to 6, ये हो जाएगा 3 plus 1, तो ये हो जाएगा 4 plus 6, 1/v, v की वैल्यू आ जाएगी समथिंग 1.5, तो 1/v कितना आ गया आपका, दैट इज 1.5, इज आई क्लियर। तो v इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 plus 1/6, तो 3 plus 1 4/6, तो ये आ गया 1.5, तो जो v की वैल्यू आई है वो क्या है, पॉजिटिव आई है, दैट इज 1.5, इट मीन्स जो इमेज फॉर्म हुई होगी वो कैसी है, दैट इज वर्चुअल, कैसी है वो, दैट इज v is positive, तो इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, और कैसा है, वर्चुअल इमेज, दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर और इमेज इज वर्चुअल। वहीं अगर इसका मैग्निफिकेशन निकाल लें, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u, दैट इज 1/5 और u दैट इज 6, तो ये आ जाएगा 0.25, दैट विल बी 0.25। तो लेट्स सी ऑप्शन, तो जो पहला है इमेज इज वर्चुअल, ये सही है, मिरर इज कॉन्वेक्स, ये सही है, जो इमेज फॉर्म हुई है एट अ डिस्टेंस 1.5 मीटर बिहाइंड द मिरर, ये भी सही है, बट द इमेज इज 0.20 टाइम स्मॉलर इन साइज एज द ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो 0.20 टाइम क्या है, स्मॉलर है साइज में, किससे, ऑब्जेक्ट से, तो यही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, और यही ऑप्शन क्या हो गया, सही होगा, क्योंकि पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 14 is the image formed in the eyes of a person A, B, C are shown in the diagram given below। तो पहला है person a need diverging lens, कि जो person A है उसे diverging lens की need है, जो person A है उसे diverging lens की जो है need है। तो let's see ये क्या है, इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, तो ये है नियर साइटेडनेस, ठीक है। तो इस केस में कौन से लेंस की यूज होगी, डाइवर्जिंग लेंस, तो बात तो सही है कि पर्सन नीड्स अ डाइवर्जिंग लेंस, जो पहला स्टेटमेंट होगा वो क्या हो गया, दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये किससे क्योर्ड होगा, ये होगा कॉनकेव लेंस से, किससे होगा, कॉनकेव लेंस से क्योर्ड होगा, तो ये तो सही है। दूसरा है पर्सन सी इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, कि जो पर्सन सी है, ठीक है, पर्सन सी जो है उससे मायोपिया से वो सफरिंग है, तो सी वाले में आपको दिख रहा होगा ये जो इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पे क्या है, दैट इज फार
साइटेडनेस, ठीक है। तो ये किससे सही होगा, ये होगा कॉन्वेक्स से, किससे, कॉन्वेक्स लेंस से, दैट इज कन्वर्जिंग, दैट इज कन्वर्जिंग। इज दैट क्लियर? फार साइडनेस किससे सही होगा, कॉन्वेक्स लेंस से। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। थर्ड देखते हैं, पर्सन बी डज नॉट हैव एनी विजन, कि जो पर्सन बी है उसे कोई भी विजन प्रॉब्लम नहीं है। तो बात तो सही है, इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, दिस इज अ रेटिना, तो पर्सन बी को कोई विजन प्रॉब्लम नहीं है। तो जो थर्ड और फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, दोनों ही सही। तो पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दैट इज ओनली वन एंड थर्ड, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन डिटेल और उनका करेक्शन। तो हाइपरमेट्रोपिया जिसे हम कहते हैं फार साइटेडनेस, तो ह्यूमन आई जो देख सकता है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, उसे पास वाले ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देते, और जिससे हम कौन से लेंस से सही करते हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट मायोपिया एक डिफेक्ट है ऑफ द आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी, जिसकी वजह से पर्सन अपने पास वाले ऑब्जेक्ट को देख पाता है क्लियरली बट वो फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाता, तो उसे हम कौन से लेंस से सही करते हैं, कॉनकेव लेंस से, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। द रेटिना ऑफ एन आई कंटेन अ मिलियन ऑफ रिसेप्टर्स, जिसे हम कहते हैं रोड्स एंड कोन्स, तो चूज द करेक्ट रोड, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, की इनमें से कौन दर्शाता है कि जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पहला ऑप्शन जो है दैट इज अ टेबल फैन। टेबल फैन क्या है, एक मशीन है, टेबल फैन एक मशीन है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो चेंज करता है वो किस में करता है, वो करता है काइनेटिक एनर्जी में, किस में करता है, काइनेटिक एनर्जी में। दूसरा है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी, सेम एलईडी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। तो उस केस में जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, टेबल फैन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल, तो दैट इज बिटुमिनस क्या है, दैट इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल, ठीक है, दैट इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल। लेट्स सी, लिग्नाइट इनकरेक्ट, सब बिटुमिनस इनकरेक्ट, पीट इनकरेक्ट, बिटुमिनस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सी फॉर्म एनर्जी की ऐसी है जो डिपेंड करता है मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो एज वी ऑल नो, जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर, तो किस पे डिपेंड करता है, मास इनटू वेलोसिटी। वहीं अगर मैं बात करूं मोमेंटम, ठीक है, p इज इक्वल टू, वो भी किस पर करता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ओनली काइनेटिक एनर्जी बात सही है, बहुत पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं करता, ओनली पोटेंशियल एनर्जी नहीं, नाइदर पोटेंशियल नॉर काइनेटिक, तो जो पहला ऑप्शन हो गया दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 हॉर्स पावर इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू, कि जो 1 हॉर्स पावर है वो किसके इक्वल होती है, तो दैट इज 746 वॉट। लेट्स सी, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। आपको दिख रहा होगा, बात करें अगर लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन, करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एज वी ऑल नो कि करंट के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, करंट के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, बट इसके पास ये वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करता, तो ये वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और यही स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाई डिड रदरफोर्ड सेलेक्ट गोल्ड फॉयल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए सोने की पन्नी का चयन क्यों किया, क्योंकि वो चाहते थे, ही वांटेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल, और बात करें अगर किसकी, गोल्ड की, तो दैट इज द मोस्ट मैलिएबल मैटर, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, जो किस में चेंज हो जाता है, इनटू थिन शीट। तो पहला है बिकॉज ही वांटेड द लेयर टू बी एज अ प्योर एज पॉसिबल, तो दैट इज इनकरेक्ट। वो ये चाहते थे द लेयर टू बी मेड अ हैवी एलिमेंट, नहीं, बिकॉज ही वांटेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल, तो जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 50 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व इन 350 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट वाटर, कि जो 50 ग्राम चीनी
को विलायक पानी में 350 ग्राम घोल में घोला जाता है। तो दैट इज कितना 50 ग्राम प्लस 350, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 5 और 5 10, दैट इज 400 ग्राम। ठीक है, अब कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो निकाल लेंगे परसेंट ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन, परसेंट ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन, दैट इज 50 अपॉन 400 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा, दैट इज कैलकुलेट करने के बाद जिसका आंसर आएगा दैट इज 12.5%, दैट इज 12.5%। तो लेट्स सी, पहला जो है 12.5% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, की इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जिसे हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए यूज करते हैं। तो स्टेथोस्कोप और मेगाफोन दोनों ही हैं, ओनली वन एंड टू, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड पास्कल where both are the unit of measuring Pascal exerted by a gas, so that is 1 atm is equals to 1.01 into 10 raised to power 5 Pascal। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, which type of colloid butter is that is gel, let's see, aerosol, incorrect form, incorrect, gel is the correct answer। next question, तो क्वेश्चन नंबर 26 है, इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज इज यूज्ड, कि निम्नलिखित में से किसके निर्माण में आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। तो सबमरीज एंड लैक्टोमीटर दोनों में किया हुआ, तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, द स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम इन, तो पहला है ग्लास, सिल्वर, स्टील, तो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, स्टील में होती है। तो इन सॉलिड मेटल मीडियम जो पार्टिकल्स होते हैं, एज यू नो, बहुत ज्यादा क्या होता है, क्लोजेस्ट होते हैं एक दूसरे के। तो साउंड वेव क्या है, इज ऑल्सो मैकेनिकल वेव, जिससे क्या नीड होती है, मीडियम की जरूरत होती है प्रोपिगेट करने के लिए। तो स्टील मॉलिक्यूल कैन ट्रांसफर साउंड एनर्जी एट फास्टर रेट एज कंपोज्ड ऑफ द अदर गिवन ऑप्शन, बाकी गिवन ऑप्शन के मुकाबले में जो स्टील है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो इसके अंदर मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, द नॉर्मल रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन, बहुत बार क्वेश्चन आया, दैट इज 20 हर्ट्ज। सो लेट्स सी, जो तीसरा ऑप्शन हो गया, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो वो होता है 1.4 म्यू। लेट्स सी, पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है इन द पीरियोडिक टेबल। तो थर्ड पीरियड में कौन कौन आता है, दैट इज सोडियम, Na, मैग्नीशियम, Mg, एल्यूमिनियम, Al, ठीक है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये किस में आता है, ये आता है थर्ड पीरियड में। किस में आता है, ये आते हैं थर्ड पीरियड में। तो लेट्स सी, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। कार्बन नहीं है, ब्रोमीन नहीं है, बरेलियम नहीं है, बचा क्या, सिलिकॉन। तो थर्ड ऑप्शन हो गया, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें किसकी, कार्बन की और बरेलियम की, तो ये किससे आते हैं, दोनों ये आते हैं सेकेंड पीरियड। किसमें आते हैं, ये आते हैं सेकेंड पीरियड। बचा क्या, बी आर दैट इज ब्रोमीन, तो ये आता है किसमें, फोर्थ पीरियड में। किसमें, फोर्थ पीरियड में। इज दैट क्लियर। तो आपको पीरियोडिक टेबल भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे 30 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जल्दी हम थ्योरी क्लासेस नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं। आपको कल या परसों में वो वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।